हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय सीके सिंह गुरुदेव कॉमर्स क्लासेज। हम लोग पिछले क्लासेज में बीपीएससी टीआरई 4 के रिगार्डिंग मास्टर क्लास के नाम से प्रॉपर किया हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस सेक्शन में आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉपर क्लास चलेगा। तो हमने लेक्चर फर्स्ट कंप्लीट करा दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है उस लेक्चर को देख लें। आज हमारा सेकेंड लेक्चर होगा जिसमें हम लोग ए बी कंप्लीट कर लिए थे और अल्फाबेटिकली हम लोग सी पे चलेंगे। सी पे हम चलते हैं। तो सी पे लेट्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जिसमें इस तरीके से जो एक्ट वगैरह आएगा तो हम इसका एक अलग से डेट वाइज आपको क्लासेज करा देंगे, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा यूजफुल होगा। और ये क्लास जो हम ए से लेकर जेड तक जो अल्फाबेटिकली करा रहे हैं, अकाउंट्स, बीएसटी और ईपीएस तीनों के लिए मिनिमम 8 to 10 मार्क्स का आपको वेटेज देखने को मिल जाएगा। तो ये आप माइंड में सेट रखिएगा, ये आपका कहां से कहां आपका स्कोर लेकर जा सकता है। तो क्लास को मिस नहीं करना है, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। को पार्टनर्स का मतलब क्या होता है? को पार्टनर्स का मतलब ये होता है मेंबर्स। एचयूएफ जो एक्ट है उस एक्ट को हम बोलते हैं 1956 और इसमें अमेंडमेंट जो है 2005 में हुआ था, जिसमें महिलाओं को अपना अधिकार उत्तराधिकारी बनाया गया था। उसमें भी उनका शेयर मिलेगा एचयूएफ एक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा जो बात हम करते हैं कि कर्ता क्या होता है। तो कर्ता जो होता है एचयूएफ में मुखिया होता है, मेन होता है। जो भी डिसीजंस लेना होगा उसी को लेना होता है। लायबिलिटी इसका अनलिमिटेड होता है, बाद बाकी जो मेंबर्स के लायबिलिटी होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। को पार्टनर्स आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कमर्स। कमर्स क्या है? ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसा फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, ऐसा सुविधा आपको देता है जिसमें आप प्रॉपर अपने गुड्स को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है कि जितने भी कंपनी होती है उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर। तो कॉर्पोरेट सेक्टर का जो लॉ होता है और जनरल जो बिजनेस का लॉ होता है, लीगल स्टेटस होता है, इस दोनों में डिफरेंसेज होता है। रीजन दैट कि जो कॉर्पोरेट होता है उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, और जो हमारा बिजनेस है वो बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का बिजनेस है। जैसे हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, एकल स्वामित्व वाला, या पार्टनरशिप साझेदारी का बिजनेस है। तो इस तरीके का अगर बिजनेस है तो हमारा रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, बट कॉर्पोरेट सेक्टर का रजिस्ट्रेशन 110% कंपलसरी होता है। तो कॉर्पोरेट का मतलब यहाँ पे ये समझना है कि बिजनेस एंटिटी ऑफ विच लीगल स्टेटस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर्स, यानी कि उसके मेंबर्स का जो लीगल स्टेटस होता है उससे आपको अलग करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है? तो हम एक जैसे कि हम लोग देखते हैं कि किसी भी चीज का एक एथिक्स होना चाहिए कि हमारा किस तरीके से कौन से एथिक्स हम लगाएं कि हम सक्सेस कर जाएं। तो उसी तरीके से यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स हमारा बिजनेस स्टडीज का एक टर्म्स होता है, अ फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स, वैल्यू एंड स्टैंडर्ड्स दैट गाइड्स अ फर्म्स एक्शन। यानी कि एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करता है कि हमारा एथिक्स क्या होना चाहिए, हम किस एथिक्स पे वर्क कर रहे हैं। और एथिक्स का पर्पस सिर्फ और सिर्फ होता है अपने मोटिव को पूरा करना। मोटिव पूरा करने के पर्पस से हम क्या करते हैं, एथिक्स का काम करते हैं। और एथिक्स हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट, इसको हम सीओसी भी बोलते हैं शॉर्ट में। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, यानी कि यह एक आपका लीगल एविडेंस होता है जो आपके कंपनी को शो करता है। इसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर हमारा कंपनी जो है, अभी जो लेटेस्ट एक्ट चल रहा है 2013, और हम 2013 के अकॉर्डिंग अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो जब तक हमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिल जाता है तब तक हम कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। दैट इज इनकंक्लूसिव एविडेंस, इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
कंक्लूसिव एविडेंस बोलते हैं, और यह इसका लीगल एग्जिस्टेंस होता है। क्या होता है लीगल? मतलब एक संवैधानिक एग्जिस्टेंस होता है, संवैधानिक मान्यता होता है। हम प्रयास कर रहे हैं, जबकि हमारा जो पिछला वीडियो था उस वीडियो मैंने इंग्लिश में पढ़ाया हुआ था, थोड़ा थोड़ा हिंदी बताया था। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आया था कि सर हिंदी में करवा दीजिए, इंग्लिश समझ में नहीं आता है। तो ये एक्चुअली जो टर्म्स है आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा हिंदी में इंग्लिश में समझने के लिए। अदरवाइज हम एक एक्स्ट्रा वीडियो मतलब अलग से वीडियो सेपरेट लेकर आएंगे, जिसमें आपको प्रॉपर शुद्ध हिंदी के साथ करवा देंगे। इस वीडियो में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके चलने का प्रयास कर रहे हैं। आपका जो भी इशू हो आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन, और ये क्लास आपको तभी समझ में आएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप नहीं देखे होंगे तो ये क्लास बिल्कुल आप सबके लिए नहीं है, क्योंकि इस क्लासेस का इंपॉर्टेंस तभी है जब आप बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 का एमसीक्यू प्रीवियस ईयर का देख चुके हो, तभी आपको हेल्प करेगा, अदरवाइज ये यूजफुल आपके लिए नहीं होगा। नेक्स्ट आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। हमने पढ़ा था अथोराइज्ड कैपिटल। तो अथोराइज्ड कैपिटल में हमने क्या समझा था कि कंपनी 1 करोड़ तक शेयर इशू कर सकती है, लेकिन कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब ये हुआ कि कंपनी ने अगर 10,000 शेयर्स इशूड किया है, क्या किया है? इशूड किया है, तो इसको मान लीजिए कि 10 रुपया, तो इसको मिलना कितना चाहिए? 1 लाख रुपया। ये होता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है? मान लीजिए 1 करोड़ का है, तो 10-10 हजार का वो 10 बार करके 1 करोड़ तक शेयर इशू कर सकती है। ये होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। और कंपनी को जो पैसा मिल गया, जितने शेयर सब्सक्राइब मतलब होता है खरीद लिए गए शेयर होल्डर्स के द्वारा, उसको हम बोलते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे लिख रहा है कि कंपनी रेजिंग फंड्स का मतलब कंपनी ने फंड का व्यवस्था किया फ्रॉम द पब्लिक बाय इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, यानी कि शेयर्स और डिवेंचर्स। यहाँ पे हम छोटा सा आपको एक तरीके से नोट्स टाइप बता दे रहे हैं कि शेयर्स में हमेशा और हमेशा हमें क्या मिलता है? तो डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है? डिविडेंड, शायद लाभ इसको बोलते हैं, ठीक है। और डिवेंचर में हमको क्या मिलता है? एक इंटरेस्ट मिलता है, वो भी फिक्स्ड रेट से मिलता है। किससे मिलता है? फिक्स्ड रेट से मिलता है इंटरेस्ट। तो डिवेंचर्स में इंटरेस्ट मिलता है और हमें शेयर्स में डिविडेंड मिलता है। ये ध्यान रखिएगा लोग, ये फ्रेशर के लिए है, जो ओल्ड एक्सपीरियंस्ड होंगे उनको दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर किसको बोलते हैं? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट for examination point of view. It is an unsecured, most important keywords, unsecured, promissory note, ये भी keywords, issued by a large company, किसके द्वारा? large company, to raise funds for short period 15 days to 1 year। यानी कि कमर्शियल पेपर जो होता है यह एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है जो इशूड किया जाता है लार्ज कंपनी के टू रेज फंड्स फॉर शॉर्ट पीरियड, यानी कि 15 डेज टू 1 ईयर। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें एमसीक्यू अगर बनाना चाहे तो एक तो अनसिक्योर्ड हो सकता है, दूसरा प्रोमिसरी नोट हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म पूछ सकता है, और ईयर यहाँ पे कर सकता है। तो एक ये कमर्शियल पेपर से आपके 4 एमसीक्यू क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीप जैक। चीप जैक क्या होता है? पेटी रिटेलर्स हु हैव इंडिपेंडेंट शॉप्स ऑफ टेम्पोररी नेचर इन अ बिजनेस लोकालिटी, यानी कि जहां पे क्राउड एरिया है, भीड़ भाड़ वाला एरिया है, जहां पे बहुत सारा बिजनेस चल रहा है, वहां पे क्या कर रहा है कि पेटी रिटेलर्स हु हैव इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र रूप से टेम्पोररी नेचर का दुकान खोल के चला रहा है, तो उसको हम बोलते हैं चीप जैक। क्या बोलेंगे? चीप जैक बोलेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। यहाँ पे आता है कैश काउ। कैश काउ का मतलब क्या होता है कि अ ब्रांड दैट हैज अ हाई शेयर्स ऑफ डिक्लाइनिंग मार्केट। एक ऐसा ब्रांड है, अ ब्रांड दैट हैज अ हाई शेयर ऑफ डिक्लाइनिंग मार्केट, यानी कि मार्केट बिल्कुल डिक्लाइनिंग में चल रहा है लेकिन उसके शेयर्स का डिमांड काफी स्ट्रांग है, काफी ऊंचा है, उसको हम बोलते हैं
कैश काउ, ये डायरेक्ट आ सकता है, जैसे डंपिंग वंपिंग का आता है, अभी आगे करेंगे हम लोग, बताएंगे जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कैसे आया हुआ है। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजंस मेकिंग पावर एट द टॉप लेवल, यानी कि सेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्र बिंदु के पास ही केवल डिसीजंस लेने का पावर है, बीच में कोई नहीं आ सकता है। जो भी डिसीजंस लेना होगा वह कौन लेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट लेगा, उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं केंद्रीयकरण। क्या बोलेंगे? केंद्रीकरण। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, केंद्रीकरण बोलेंगे। नेक्स्ट है कैविएट इम्पटर। ये आपका बिजनेस लॉ का एक छोटा सा वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है, लॉ का वर्ड है, और ये आपको अकाउंटेंसी में, बीएसटी में और इंटरप्रेन्योरशिप में पूछा जा सकता है। कॉमर्स का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी पॉपुलर वर्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैविएट इम्पटर? कैविएट इम्पटर मीन्स लेट द बायर बी अवेयर, यानी कि बायर को क्या होना चाहिए? क्रेता को सावधान होना चाहिए। लेट द बायर बी अवेयर। नेक्स्ट है सर्कुलेटिंग कैपिटल। सर्कुलेटिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल, वैसा कैपिटल जो हमारे बिजनेस के अंदर रन कर रहा है। जिस तरीके से मनुष्य को जीवित रहने के लिए, अपने डेली का दिनचर्या करने के लिए उसमें एक सामान्य तौर पे ब्लड की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से एक बिजनेस को चलने के लिए वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है, उसी को हम बोलते हैं सर्कुलेटिंग कैपिटल। और ये वर्किंग कैपिटल जो हमारा है डिफाइन किया जाता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। करेंट एसेट्स में से जो हम करेंट लायबिलिटी को माइनस करते हैं तो हमारा निकल कर आ जाता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज इक्वल टू हमारा आ जाएगा वर्किंग कैपिटल, WC। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर किसी भी चीज का स्ट्रक्चर, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, टेम्पल का स्ट्रक्चर, रोड का स्ट्रक्चर, है ना, उसी तरीके से कैपिटल यानी कि पूंजी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? द वे एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अरेंज्ड इट्स फंड्स फ्रॉम डेब्ट एंड इक्विटी, यानी कि हम फंड का व्यवस्था कहां से कर सकते हैं? तो हम अरेंज कर सकते हैं। डेब्ट मतलब होता है उधार लेना, और इक्विटी मतलब होता है जो शेयर हम इशू करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो डेब्ट और इक्विटी से हम क्या कर सकते हैं? फंड का प्रॉपर व्यवस्था कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है जी? तो कंट्रोलिंग मतलब होता है नियंत्रण करना। तो नियंत्रण, द मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट है, मान लीजिए कि 10 यूनिट करने का, और एक्चुअल में हमने परफॉर्म किया 12 यूनिट। तो ये इस चीज को हम कंप्रोमाइज करना, ये में भी हो सकता है कि 10 हमने हमारा स्टैंडर्ड है और 8 हमने परफॉर्म किया, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है कंट्रोलिंग हमारा। तो इस कंट्रोलिंग के सेंस में हमें देखना है कि हमारा जो स्टैंडर्ड लेवल है और हमने एक्चुअल में यानी कि सामान्य तौर पे जो हमने परफॉर्म किया उस चीज का प्रॉपर तरीके से जांचना, समझना, और जरूरत पड़े, जैसे अगर हमारा स्टैंडर्ड है 10, परफॉर्मेंस किया मैंने 12, तो यहाँ पे हमें एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा स्टैंडर्ड है 10 और परफॉर्मेंस हुआ 8, तो यहाँ पे हमारा -2 परफॉर्मेंस नहीं हुआ, तो इस पे हमें एक्शन लेने की जरूरत है, और वह करेक्टिव एक्शन जो होगा वह हमारे बिजनेस के लिए आगे चलकर फायदेमंद होगा। नेक्स्ट है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस elect by use and dispose of goods and services to satisfy their needs। यानी कि कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट आपने पढ़ा होगा, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ही एक पार्ट है कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर होना चाहिए वह किस नेचर का होना चाहिए, तो वह प्रॉपर तरीके से अपना सेटिस्फाइड अपने नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए जिस गुड्स को परचेज कर रहा है उसको जांच कर, समझ कर, होशो हवास में खरीदना चाहिए। उसी के बारे में बता रहे हैं कि आपका बिहेव कैसा होना चाहिए। कॉर्पोरेट कल्चर, हमने पीछे पढ़ा कॉर्पोरेट, यहाँ कॉर्पोरेट कल्चर की बात कर रहा है, वो सिंगुलर था, यहाँ प्लूरल वर्ड यूज कर रहा है। द एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स ऑफ स्टाफ दैट आर विद इन द नॉर्म्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि
जो एक बिहेवियर होता है स्टाफ का, कॉर्पोरेट कल्चर, हम नहीं बोले जो आपसे कि कॉर्पोरेट सेक्टर, वही कॉर्पोरेट कल्चर का यहाँ पे मतलब वही होता है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो कंपनी होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, उनका बिहेवियर क्या होगा, उनका दिनचर्या क्या होगा, उनको कौन कौन से प्रिविलेज मिलेगा, कौन कौन से उनको फैसिलिटी एक्स्ट्रा मिलता है अदर बिजनेसमैन से, उसी के बारे में यहाँ पे प्रॉपर बात किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो ये हमारा सी पॉइंट जो है खत्म हो गया, नहीं खत्म नहीं हुआ है। चलिए यहाँ पे हमारा है फिर कन्वीनियंस गुड्स। कौन सा है? कन्वीनियंस गुड्स। कन्वीनियंस गुड्स का मतलब होता है सस्ता, सॉलिड गुड्स दैट कंज्यूमर्स परचेज फ्रीक्वेंटली, इमीडिएटली एंड विथ मिनिमम इफोर्ट। यानी कि कोई भी कस्टमर इजिली किसी भी गुड्स को अगर परचेज कर लेता है कन्वीनियंस तरीके से, आसान तरीके से, तो उसको हम बोलेंगे कन्वीनियंस गुड्स, यानी इजिली आसान तरीका से जो हमें गुड्स इमीडिएटली मिल जाए। नेक्स्ट है कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ। कंज्यूमर गुड्स आपको पता है कि गुड्स विच आर ओन्ड बाय हाउस होल्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज वॉशिंग मशीन। यानी किसी हाउस होल्ड के द्वारा लंबे पर्पस के लिए, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए अगर कोई गुड्स परचेज किया जाता है तो उसको हम बोलेंगे ड्यूरेबल गुड्स। एक दो वर्ष गुड्स होता है, एक होता है पेरिसेबल। क्या होता है? पेरिसेबल गुड्स। और एक होता है ड्यूरेबल गुड्स। तो पेरिसेबल गुड्स जो हमारा होता है, इसमें हमारा फ्रूट्स आता है। क्या आता है? फ्रूट्स आता है, वेजिटेबल्स आता है, और इसमें हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स मान लो, चूंकि ये लॉन्ग टर्म चलते ही चलते हैं, मतलब मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, तो मोर देन 1 ईयर तो चलता ही चलता है। इसको हम ड्यूरेबल के कैटेगरी में रखेंगे और इसको हम पेरिसेबल के रखेंगे। और कुछ गुड्स हमारा होता है सेमी ड्यूरेबल, तो हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स के साथ उसको हम कवर करेंगे, वहां ज्यादा डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है क्लोज्ड क्वेश्चंस। क्लोज्ड क्वेश्चंस क्या होता है? इसका मतलब क्या है? A question to which a limited number of preset answers, यानी कि यस और नो में आपको आंसर देना है। प्रीसेट आंसर का मतलब कि पहले से ही उसका आंसर जो है सेट किया गया है कि इसका आंसर क्या होगा, तो आपको यस और नो में जो आंसर देना होता है उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड क्वेश्चंस। क्लियर है? नेक्स्ट है कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, यहां पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट। कॉपीराइट जो होता है ना, ये ऑथर के केस में होता है। किसमें होता है? ऑथर्स। जैसे हमने कोई बुक पब्लिश किया, उसका कॉपीराइट है, उसका आप कॉपी करके मार्केट में सेल नहीं कर सकते हो। ये हमारा ज्ञान है, हमारा नॉलेज है, हमने पब्लिश किया है तो हम ही कर सकते हैं, इसको हम बोलेंगे कॉपीराइट। ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है? लोगो। जैसे मैंने इंस्टीट्यूशंस का लोगो मैंने आपको दिखाया, लेफ्ट साइड में जो लगा हुआ था वो हमारा लोगो जो है वो हमारा ट्रेडमार्क है। पेटेंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज। हम अपने जो इनोवेशन होता है, इन्वेंशन होता है, सॉरी इन्वेंशन होता है, हमने कोई रिसर्च किया हुआ है तो उसका हमने पेटेंट करा लेंगे, ताकि उस टेक्नोलॉजी का यूज कोई अदर मतलब इंस्टीट्यूशन से, अदर कंपनी ना कर सके, उसको हम बोलते हैं पेटेंट। तो आई थिंक तीनों आपको समझ में आया हो, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट। नेक्स्ट है सेन वैट। सेन वैट का मतलब होता है सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। सेन मतलब सेंट्रल, VAT मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। कह रहे कि टाइप ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स दैट अलाउ अ मैन्युफैक्चरर टू सेट ऑफ एक्साइज पेड। ये चीज ध्यान रखिएगा, एक्साइज पेड ऑन इनपुट अगेंस्ट द एक्साइज टू बी पेड ऑफ फिनिश्ड गुड्स। यानी कि जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहां पे हम जो फिनिश्ड गुड्स पे टैक्स पेड करते हैं उसको हम बोलते हैं सेन वैट, और ये वैल्यू एडेड टैक्स जो हमें होता है ये पे करना होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो 12th क्लास में भी पढ़ना है और बीकॉम में भी पढ़ना है। तो यहाँ पे कैश फ्लो का मतलब सबको समझ में आता होगा कि कैश फ्लो क्या है। द अमाउंट ऑफ कैश दैट अ कंपनी जनरेट एंड यूजेस ड्यूरिंग अ पीरियड। यानी कि एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हम कोई भी कंपनी या कोई बिजनेस
इनफ्लो क्या है और आउटफ्लो क्या है, मतलब उसने कितना मतलब अर्न किया और कितना एक्सपेंस किया, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लो बोलते हैं। नेक्स्ट है कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब होता है कि मतलब एक तरीका के इसको हम सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हैं। ये बैंकिंग सेक्टर में यूज किया जाता है वर्ड। कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में आप क्या देना चाहते हो। जैसे हम लोन की बात करते हैं तो लोन में हम दो वर्ड होता है, एक होता है मॉर्गेज और एक होता है, मॉर्गेज हो गया प्लीज, प्लीज, और एक होता है हाइपोथिकेशन। क्या होता है, हाइपो हाइपोथिकेशन, ये समझ लीजिए तीनों वर्ड। मॉर्गेज जो होता है ये हम करते हैं नन मतलब उसको हम क्या बोल सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि जब हम हाउस लोन लेने जाते हैं तो उस टाइम पे जो हम डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा करते हैं उस डॉक्यूमेंट्स को हम बोलते हैं मॉर्गेज। और प्लीज का मतलब होता है भी गिरवी रखना और मॉर्गेज का भी मतलब होता है गिरवी रखना, गिरवी रखना। तो यहाँ पे मॉर्गेज हम इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति के नाम पर जब हम लोन लेते हैं, जब उसको हम गिरवी रखते हैं, उस पे जो हमने कोई फाइनेंस ले रखा है, लोन लेते हैं, डेब्ट्स लेते हैं, उस टाइम पे जो हम सिक्योरिटी मनी के रूप में जो डिपॉजिट करते हैं उसको हम बोलते हैं मॉर्गेज। और उस प्रोसेस को या उस डॉक्यूमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते हैं। प्लीज जो होता है यह होता है मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, जो मूव कर सकता है, चल संपत्ति के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि हम पर्सनल लोन लेने गए और फिक्स डिपॉजिट जमा कर दिया, यानी कि फिक्स डिपॉजिट हम कोलेटरल के रूप में रख दिया, या हमने गोल्ड लोन रख दिया, इसको हम बोलते हैं प्लीज। हाइपोथिकेशन जो होता है हमेशा और हमेशा इसको हम व्हीकल्स लोन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, व्हीकल्स लोन। कार और लोन अगर हम लेने जाते हैं तो वहां पे हमें हाइपोथिकेट करना पड़ता है उस कोलेटरल को। चलिए नेक्स्ट है सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड। ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। सीपीएम स्टैंड्स फॉर, सीपीएम स्टैंड्स फॉर द क्रिटिकल पाथ मेथड, a project manager technique that is used to identify a critical path of task in the project which cannot be delayed। सीपीएम का पर यूज तभी किया जाता है, क्रिटिकल पाथ मेथड इसका नाम से ही पता चल रहा है कि किसी प्रोजेक्ट को करने में कोई ऐसा हमें समस्या दिख रहा है जो हमें आगे चलकर क्या कर सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है, तो उसको पहले से ही उस टेक्निक पे हमें ध्यान देकर और उस समस्या से निजात पा लेना क्या कहलाएगा, क्रिटिकल पाथ मेथड कहलाता है। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, द वे बाय व्हिच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस फुलफिल देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। हर एक कंपनी, हर एक बिजनेसमैन अपने सोसाइटी से, अपने समाज से पैसा अर्न करता है। उसी के रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा एक रूल रेगुलेशन बना रखा है कि आप जो अर्न करते हो उसका 2%, 4% या 6% CSR के रूप में आपको देना होता है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि CSR का जो हमारा रेट है वह 2% है, 4% है या 6% है। ये जो क्वेश्चंस है ये TRE 3 में, बीपीएससी TRE 3 में BST के अंदर आया हुआ क्वेश्चंस है। तो जिन लोगों को नहीं पता हो वो क्वेश्चंस देखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा हुआ है। चलिए हम अभी नहीं बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग, नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे अगर आप नहीं कमेंट बताते हैं तो। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, क्या बोलते हैं उसको, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि द एक्सटेंट टू विच द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ फर्म इज बीइंग यूज्ड। यानी कि अगर हमारा कैपेसिटी है 2 किलोमीटर दौड़ने का तो हमने 2 किलोमीटर तक दौड़ा। अगर हमारा कैपेसिटी है 100 यूनिट प्रोड्यूस करने का तो हमने 100 यूनिट प्रोड्यूस किया, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या है, अ गेन अराइजिंग फ्रॉम द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। बहुत लोगों को लग रहा है कि सर ये तो बड़ा इजी पढ़ा रहे हैं, कैपिटल गेन किसको नहीं समझ में आता है।
कैपिटल गेन डैश, एमसीक्यू क्रिएट हो जाएगा। अब वहां पे क्वेश्चंस रहेगा, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, बोथ, मोर देन वन, नॉन ऑफ दीज, बंटाधार हो जाता है। इतना ही से ही बहुत इजी क्वेश्चंस अगर दिख रहा हो तब। तो ध्यान रखिएगा, कैपिटल जब गेन होगा तो वैल्यू हमारा एसेट्स का क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या है, द बैंक्स एंड अदर लेंडर्स दैट प्रोवाइड फंड फॉर लॉन्ग टर्म बिजनेस इन्वेस्टमेंट। कैपिटल मार्केट के अंदर में बैंक्स है या लेंडर्स है, यानी कि जो हमें पैसा देते हैं, अगर वो लॉन्ग टर्म पर्पज से अगर हमको पैसा दे रहे हैं, किस पर्पज के लिए, तो हमें बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट है कार्टेल। कार्टेल का मतलब क्या होता है, a group of producers who make an agreement to limit output in order to keep price high। यानी कि ये एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम इतना पीरियड तक, इतने ऑर्डर तक अपना प्राइस क्या करेंगे, हाई रखेंगे। आप बीच में हस्तक्षेप हमें नहीं कर सकते हो। तो ये टेक्निकल वर्ड जो है कार्टेल, अ ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स, यानी कि जो उत्पादनकर्ता का जो समूह है वह क्या करता है, who makes an agreement to limit output। आउटपुट क्या करना है, लिमिट में देना है, in order to keep price high, प्राइस हाई रखने के लिए। प्याज चल रहा है 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, और सडनली प्याज हो जाता है 100 रुपया प्रति केजी ड्यू टू कार्टेल। क्लियर। कम्युनिकेशन चैनल्स, कम्युनिकेशन चैनल्स एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट। इसका एक हमारा एक्स्ट्रा मतलब अलग वीडियो रहेगा सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन पे। कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है अपना सोच और सामने वाले का सोच आपस में क्या करना, अदला बदली करना, कम्युनिकेशन कहलाता है। दीज आर रूट्स थ्रू विच कम्युनिकेशन टेक प्लेस। समझ गया, हम अपने सोच को सामने वाले के बात रखते हैं और सामने वाला अपना बात हमें खुद बताता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट, कॉन्ग्लोमरेट का मतलब क्या होता है, अ फर्म व्हिच इज कंप्राइज्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ डिसकनेक्टेड बिजनेस। कॉन्ग्लोमरेट, अ फर्म व्हिच इज कंप्राइज्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ डिसकनेक्टेड बिजनेस, यानी कि वैसा बिजनेस जो क्या हो चुका है, डिस्कनेक्टेड है, उसके साथ कंप्रोमाइज सीरीज करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्लोमरेट बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है, तो कंज्यूमर वही होता है जो अपने बिजनेस को मतलब अपने गुड्स को परचेज करता है किसी बिजनेसमैन से, किसी मार्केट से, और उसका अपने मतलब नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। जैसे हमने पढ़ा था एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो अ पर्सन हु परचेज या कंज्यूम्स अ प्रोडक्ट, ऐसा व्यक्ति जो किसी प्रोडक्ट को भी या किसी सर्विस को भी, दोनों में से प्रोडक्ट और सर्विस दोनों हो सकता है। कंज्यूमरिज्म इट इज एन अप्रोच दैट प्लेसेज द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एज द हार्ट ऑफ बिजनेस डिसीजंस। क्लियर है। तो यहां तक हमारा जो है कंज्यूमर का बात कर रहा है, और यहां से हमारा जो है कंज्यूमरिज्म की बात कर रहा है। कंज्यूमरिज्म का मतलब होता है यह एक अप्रोच है जो प्लेस करता है इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, यानी कि कंज्यूमर्स का क्या इंटरेस्ट है और उसका क्या इच्छा है, उसके अनुसार प्रोडक्ट तैयार करना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम लोग उसमें डीपली पढ़ेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाले बुक में, उस क्लास के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है कन्वर्टिबल शेयर्स, वैसा शेयर्स कि अगर हम, शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू प्रेफरेंस शेयर्स, बट प्रेफरेंस शेयर्स कैन कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स। रीजन क्या होता है कि हमारा जो इक्विटी शेयर्स होता है उसको स्पेशल प्रिविलेज, स्पेशल प्रेफरेंस नहीं मिलता है, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उसको स्पेशल प्रेफरेंस मिलता है।
हम कंपनीज एक्ट का जब टॉपिक करेंगे तो डीपली इसको आपको हम समझाएंगे। यहाँ पे प्रॉपरली समझ लीजिए कि कन्वर्टिबल शेयर्स का क्या मतलब है कि शेयर्स विच प्रेजेंटली आर गेटिंग फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड्स बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स एट अ फ्यूचर डेट। कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल दो वर्ड होता है। ये सब चीज हम लोग आगे समझेंगे। कॉर्पोरेट इमेज, कॉर्पोरेट इमेज का मतलब क्या है कि द इमेज ऑफ द कंपनी हेल्ड बाय इट्स कस्टमर्स, एम्प्लॉई एंड द पब्लिक एट लार्ज, यानी कि एक तरीके से ब्रांड बन चुका हो और उसके कस्टमर्स उस कंपनी के हर एक प्रोडक्ट का इंतजार करता हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्पोरेट इमेज बोलेंगे। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट प्लान, द डॉक्यूमेंट्स दैट सेट्स आउट हाउ अ बिजनेस स्ट्रेटजी इज टू बी इम्प्लीमेंटेड, यानी कि हर एक बिजनेस का, हर एक कॉर्पोरेट का अपना स्ट्रेटेजी होता है, तो हम किस तरीके से अपने मोटिव को प्लान के अकॉर्डिंग अचीव कर सकें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का मतलब होता है कि एडिंग मतलब जोड़ना, अ सेट ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज टू द एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि हम जो, अगर हम किसी प्रोडक्ट को बनाने में हमें 10 रुपया लग रहा है तो हम इसमें प्लस कर देंगे 5 रुपया और हम उस पर ले रहे हैं 15 रुपये, ये हमारा कहलाता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। क्योंकि हम प्रॉफिट पे अगर नहीं बेचेंगे तो हमारा जो मेंटेनेंस है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सी से हमने बहुत अच्छा खासा कवर किया है, आधे घंटे का वीडियो। और डी में देख लेते हैं, चूंकि थोड़ा सा, चलिए डी का कम ही है तो आज हम डी सेक्शन तक करा देते हैं। 2 ABC हो गया और डी आज हम कंप्लीट कर लेते हैं, और EFG जो भी होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं डी से क्या हो रहा है हमारा, डिवेंचर। डिवेंचर का मतलब क्या होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं ऋण पत्र। इट इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेप्ट, हमेशा ध्यान रखिएगा, डेप्ट टेकन बाय द कंपनी इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी, यानी कि जब कंपनी के पास डिवेंचर, किसी भी कंपनी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक स्ट्रॉन्ग टेक्निक होता है फंड्स को रेज करने के लिए। और कोई भी कंपनी डिवेंचर तभी इशू करती है जब उसको बैंक के लफड़े में नहीं पड़ना होता है। जैसे बैंक में अगर कंपनी बोलती है कि हमें इतना लोन दे दो, ये डॉक्यूमेंट लाओ, इतना कोलेटरल सिक्योरिटी लाओ, फलना टिकना, उसको बहुत नौटंकी होगा, तो कंपनी क्या करती है, यार हमारे पास ऑप्शन है, डिवेंचर इशू करो ना। और डिवेंचर इशू, जो डिवेंचर होल्डर होते हैं वो इजिली डिवेंचर्स को परचेज कर लेते हैं। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि डिवेंचर्स पे फिक्स्ड रेट से उसको इंटरेस्ट मिलते रहता है। कब तक, जब तक कंपनी चलती रहेगी, जब तक उसका पैसा नहीं मिल जाता है तब तक। और यह काफी सिक्योर्ड होता है, क्या होता है, काफी सिक्योर्ड होता है, पैसा डूबने का चांसेस शेयर्स की तरह नहीं होता है। शेयर्स में अप डाउन फ्लक्चुएशन होगा, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट फिक्स्ड रेट से मिल रहा है तो मिलना ही है, चाहे कंपनी का सब कुछ बिक जाए लेकिन आपको फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट मिलते रहेगा। तो ये काफी सेफ माना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है डिविडेंड। हमने बात किया था कि शेयर्स होल्डर्स को क्या दिया जाता है, डिविडेंड। तो द रिटर्न रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर्स ऑन शेयर्स इज कॉल्ड डिविडेंड, यानी कि जब कोई शेयर होल्डर्स किसी कंपनी का शेयर्स परचेज करता है तो उसको रिटर्न के तौर पे जो पैसा मिलता है, जो अमाउंट मिलता है, उसको हम डिविडेंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है डिसइन्वेस्टमेंट। एक वर्ड होता है इन्वेस्टमेंट, निवेश करना, और एक वर्ड होता है डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि जब कोई शेयर होल्डर्स शेयर परचेज करता है, इन्वेस्टमेंट, और शेयर्स को क्या कर दे, सेल कर दे, सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय पब्लिक इंटरप्राइजेज टू प्राइवेट सेक्टर एंड जनरल पब्लिक इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। हमने शेयर परचेज किया, इन्वेस्टमेंट कहलाएगा जी, हमने शेयर्स को सेल कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कहलाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है डायरेक्ट मार्केटिंग। यहां पे मार्केटिंग का बहुत लंबा चैप्टर है और मार्केटिंग के ऊपर कम से कम हमको लग रहा है 4 से 5 घंटा
थ्रोली आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा एग्जाम क्रैक करने के लिए, क्योंकि मार्केटिंग से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और ईपीएस में तो भर भर के आते हैं। बीएसटी में तो थोड़ा बहुत इंट्रो ही पूछता है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में भी मतलब मार्केटिंग के भर के क्वेश्चंस आते हैं। अकाउंट्स वालों को इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट मार्केटिंग, रीचिंग आउट टू कस्टमर्स यूजिंग एडवर्टाइजिंग एज अ मेथड ऑफ प्रमोशन ऑफ गुड्स, यानी कि एडवर्टाइजमेंट करके अपने गुड्स का प्रमोशन करके, अपने बिजनेस का प्रमोशन करके कस्टमर तक डायरेक्ट पहुंच जाना और सैंपल के तौर पे उस गुड्स का टेस्ट कस्टमर तक चखाकर और डायरेक्ट बेचकर आना क्या कहलाता है? डायरेक्ट मार्केटिंग कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मे बी इस बार आने की इसके चांसेस हो सकते हैं, जो आपका टीयर 4 का एग्जाम होगा वो। और ये क्लास स्टेट के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है ना कीवर्ड्स दिया हुआ है। तो हम जो भी क्लास करा रहे हैं इसको सिंसियर होकर देखिए, और अभी तक आप वीडियो को अगर लाइक शेयर्स और चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज अच्छा लगे तो कीजिए, अदरवाइज प्रेशर कोई नहीं है। नेक्स्ट है ड्यूटी ड्रॉबैक, रिफंड ऑफ एक्साइज, रिफंड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज paid on export of goods to the exporters who export the entire output। बहुत शॉर्ट में ये ड्यूटी ड्रॉबैक का मीनिंग समझाया हुआ है। ड्यूटी ड्रॉबैक क्या है कि जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है तो यह एक तरीके से पेड किया जाता है, किसके द्वारा? पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। जब हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर हमें ड्यूटी चार्जेस पे करना होता है, और जब वह एक्सपोर्टर्स जो है उस पर्टिकुलर गुड्स को जब रिसीव कर लेता है तो बाद में क्या करता है? क्लेम करता है कि सर हमने इतने रुपए का गुड्स एक्सपोर्ट किया था जिसकी बिहाफ में हमें ड्यूटी चार्जेस पे करना पड़ा, तो वो हमें क्या मिल जाता है? रिफंड मिल जाता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ड्यूटी ड्रॉबैक बोलेंगे। नेक्स्ट है डेप्ट। डेप्ट क्या होता है? एन अमाउंट ऑफ मनी ब्रोड एंड ओन्ड बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब उधार लेता है उस प्रोसेस को, उस एक्टिविटी को डेप्ट के नाम से जाना जाता है। डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टिंग इन अ वेराइटी ऑफ एसेट्स, selling in a number of markets etc। diversification, the practice of manufacturing a variety of products, यानी कि भिन्न भिन्न तरीके के गुड्स जो हैं हम क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग इन अ वेराइटी ऑफ एसेट्स, और उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं भिन्न भिन्न तरीके के संपत्ति में। सेलिंग इन अ नंबर ऑफ मार्केट्स, बहुत सारे बाजारों में बेचने के पर्पज से, उसको हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। डेटर्स, ये अकाउंट का बेसिक पॉइंट है, टर्म्स है डेटर्स। डेटर्स का मतलब होता है देनदार, और एक वर्ड होता है क्रेडिटर्स। क्या वर्ड होता है? क्रेडिटर्स, उसको बोलते हैं लेनदार। तो दीज आर द पीपुल हु ओ अ सम ऑफ मनी टू अनदर पर्सन्स, यानी कि वह व्यक्ति जो, जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ए जो है सेलर है, बी जो है बायर है, यह विक्रेता है और यह जो है क्रेता है। तो ए ने गुड्स बेचा है किसको? बी को। और डेटर्स और क्रेडिटर्स तभी होता है जब हम गुड्स क्रेडिट में सेल करें। किसमें? क्रेडिट में, यानी कि उधार में। अगर उधार पे लेन देन होगा तभी हमारा डेटर्स और क्रेडिटर्स क्रिएट होगा। कैश ट्रांजैक्शंस में डेटर्स और क्रेडिटर्स क्रिएट नहीं हो पाता है। तो ए अगर बेचने वाला है, बी खरीदने वाला है, तो बी जो है डेटर्स कहलाएगा, ई जो है क्रेडिटर्स कहलाएगा। ये अकाउंट्स की खूबसूरती है, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन। हमने ऊपर पढ़ा था सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण। यहां पे पढ़ रहे हैं विकेंद्रीकरण। क्या पढ़ रहे हैं? विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन।
पासिंग ऑथोरिटी फॉर डिसीजन मेकिंग डाउन द लाइन, सब कोई अपने अपने स्तर पर डिसीजंस लेने के लिए स्वतंत्र है, किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसीजन ट्री क्या है? डिसीजंस ट्री। डिसीजंस ट्री में क्या हमें पढ़ना है कि अ डायग्राम दैट सेट्स आउट द ऑप्शंस अवेलेबल व्हाइल मेकिंग डिसीजंस प्लस द आउटकम्स दैट माइट रिजल्ट बाय चांस। इसका मतलब क्या है कि डिसीजंस लेने का सबको एक एक चांस मिलना चाहिए और प्रॉपर तरीके से सब कोई अपने स्तर से क्या कर सकता है? डिसीजंस ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेलीगेशन। होता है ना कि हम अपने पावर को डेलीगेट कर रहे हैं, तो पासिंग ऑथोरिटी डाउन टू द हायरार्ची, अपने पावर को डेलीगेट कर देना क्या कहलाता है? डेलीगेशन कहलाता है, अपने अधिकार को पास करना। डिप्रेशन और प्रोलॉन्ज्ड पीरियड ऑफ नेगेटिव ग्रोथ, यानी कि एक ऐसा समय डिप्रेशन में चल जाता है। डिप्रेशन का मर्ड ही होता है नेगेटिव होना, यानी कि हमारा जो ग्रोथ है ना डाउनवर्ड हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। नेक्स्ट बोलते हैं डेप्थ इंटरव्यू। डेप्थ इंटरव्यू का मतलब कि कंप्लीट तरीके से, एकदम गंभीर तरीके से इंटरव्यू लेना। और 1-to-1 इंटरव्यू इन विच द इंटरव्यूअर हैज नो प्रीसेट क्वेश्चनियर टू गेट क्वालिटेटिव डाटा। कोई प्रीसेट आंसर नहीं है, आप एक क्वेश्चन का आंसर दिए, तुरंत उसी पे दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, उसको हम बोलते हैं डेप्थ इंटरव्यू लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में है डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? तो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कहता है कि विच अलाउ द राइट टू बाई अ सेल अ कमोडिटी इन द फ्यूचर एट अ प्राइस फिक्स्ड टुडे। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो है आज फिक्स कर लीजिए, फ्यूचर में आइदर प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, आपको उसी प्राइस पे गुड्स को लेना या देना होगा, उसको बोला जाता है डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, और यह है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में हम बात करते हैं द स्टेजेज ऑफ ऑनरशिप बाय डिफरेंट इंटरमीडियरीज, 1, 2 चैनल, 3 चैनल जो होता है ना, वही है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। कितने लोग इंटरमीडियरी मध्यम कर रहा है, एक है मैन्युफैक्चरिंग और एक यहां पे है कस्टमर। इस मैन्युफैक्चरिंग और कस्टमर के बीच में कितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसको, उसी प्रोसेस को, उस मतलब कड़ी को बोला जाता है चैनल। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल समझ में आया होगा कि द स्टेजेज ऑफ ओनरशिप बाय डिफरेंट इंटरमीडियरीज दैट टेक प्लेस एज अ प्रोडक्ट मूव्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। देखिए यहां पे वर्ड लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरर, यानी मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक जाने के बीच में कितने लोग जुड़ते गए। एडवर्टाइजमेंट का सहारा लिया, एजेंट का सहारा लिया, ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लिया, को एजेंट का सहारा लिया, तो जितने लोग मिलते जाएंगे उतने नंबर ऑफ चैनल्स काउंट किया जाएगा। डंपिंग बीपीएससी टीआरई 2 का आया हुआ क्वेश्चंस है। बीपीएससी टीआरई 2 और ये क्वेश्चंस आया हुआ था आपके बीएसटी के अंदर। डंपिंग बहुत लोगों का गलती हुआ था, पता नहीं कितने लोगों का सही हुआ था। सेलिंग ऑफ गुड्स इन अनोदर कंट्री एट लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब अगर हमारा कीमत लगा है ना बनाने में, उस गुड्स को 100 रुपया लगा है ना, हमने उसे अदर कंट्री में बेच रखा है 90 रुपया में बेच रहे हैं जी, इसको बोलते हैं डंपिंग करना। क्या बोलते हैं? डंपिंग करना, डंप करना। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। क्या वर्ड है? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है जी? कि हम डेमोक्रेटिक हैं। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का मतलब कि वेयर द टॉप मैनेजर्स टेक एडवाइस ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। एक था ऑटोक्रेटिक, हम ही हैं जो हैं सो हम हैं, बाद बाकी कोई कुछ नहीं है, वो ऑटोक्रेटिक था, सिंगल पावर टू टेक डिसीजन। यहां पे वर्ड क्या यूज कर रहा है? डेमोक्रेटिक। ऑल सबऑर्डिनेट्स हैव टू पावर टू टेक डिसीजंस इन द बिजनेस,
यानी कि यहाँ पे बिजनेस के अंदर में जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं, जो टीम लीडर के साथ लगे हुए हैं, सबके पास पावर्स है डिसीजंस लेने के लिए, तो उसको बोलेंगे डेमोक्रेटिक। अगर एक के पास पावर है तो उसको बोलेंगे ऑटोक्रेटिक। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटल, जैसे डिपार्टमेंट होता है, हम घर बनाते हैं, तो ये है जी स्टडी रूम, ये है जी आपका गेस्ट हाउस रूम, ये जो है आपका है बेडरूम, ठीक ना। तो इस तरीके से डिपार्टमेंट। उसी तरीके से बिजनेस में भी ना, यहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट, यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, यहाँ पे कस्टमर रिलेशन डिपार्टमेंट, यहाँ पे एचआरएम डिपार्टमेंट, उसी को बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज अंडर सेपरेट डिपार्टमेंट। मतलब सिमिलर एक्टिविटी किया जाएगा लेकिन सेपरेट सेपरेट सबका डिपार्टमेंट होगा। डायरेक्टिंग, हम किसी काम को दिशा निर्देश देते हैं दूसरे से, जब काम को करवाना होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डायरेक्टिंग। अब मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ ऑर्डरिंग, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, लीडिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉय टू वर्क, उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टिंग। तो ये आपका ABCD खत्म हुआ और हमें कहीं जाना भी है, तो समय भी हो गया है, तो हम ज्यादा आज विलंब नहीं करेंगे। प्रॉपरली इतना आपके लिए इनफ है आज के क्लास के लिए। करीब करीब पौन घंटा क्लास हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम प्रयास करेंगे आपको कंप्लीट कराने का। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर ऐसे ही वीडियो के साथ मिलेंगे। क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच।